हेलो एवरीवन, वेलकम टू तुशाला एजुकेशन। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का हम अभी नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। देखो, डीएनए का स्ट्रक्चर क्या लॉन्ग फॉर्म है डीएनए का? डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड। एक्चुअली डीएनए क्या होता है? डीएनए इज अ सीक्वेंस ऑफ, क्या है डीएनए? सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड। किसका सीक्वेंस है? न्यूक्लियोटाइड। अब ये न्यूक्लियोटाइड जो है इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। कितने? पहला पार्ट नाइट्रोजनस बेस, सेकेंड पार्ट पेंटोस शुगर, थर्ड फॉस्फेट ग्रुप। थर्ड क्या है? फॉस्फेट ग्रुप। अब नाइट्रोजनस बेसिस में 2 टाइप की नाइट्रोजन बेसिस यूज करते हैं। 4 नाइट्रोजनस बेस होती है, पर टाइप कितने? 2। पहला प्यूरिन और पायरिमिडिन। प्यूरिन में रिंग कैसी होती है? डबल रिंग का स्ट्रक्चर है। और पायरिमिडिन कैसी है? सिंगल रिंग का स्ट्रक्चर है। क्लियर है? प्यूरिन जो बेसिस है कौन कौन सी है? एडेनाइन और ग्वानिन। पायरिमिडिन, एक्चुअली पायरिमिडिन तीन है, पर हम डीएनए में कितनी यूज करते हैं? 2। कौन कौन सी? साइटोसाइन, थायामीन और साइटोसिन। वही इस साइटोसिन की जगह पे एडेनाइन के, सॉरी, ये जो एडेनाइन है, एडेनाइन के साथ हमेशा पेयरिंग किसकी होती है? थायामीन की पेयरिंग होती है। किसकी? थायामीन की पेयरिंग होती है। और एडेनाइन को थायामीन को रिप्लेस करता है आरएनए में। वो कौन रिप्लेस करता है? यूरासिल। क्लियर हो रहा है? थायामीन को कौन रिप्लेस करेगा? यूरासिल। तो याद क्या रखोगे? पायरिमिडिन बेस कितनी है? 3। थायामीन, यूरासिल एंड साइटोसाइन। पर डीएनए में कितने प्रेजेंट होती है? थायामीन एंड साइटोसाइन। क्लियर है? यहाँ तक डन है? हम पेंटोस शुगर कौन सी होती है? हमने देखा है ना, नाम ही क्या है? डीऑक्सी राइबोस। क्या है उसमें? डीऑक्सी राइबोस। मतलब कौन सी शुगर? राइबोस शुगर है। राइबोस शुगर के पेंटोस शुगर का नाम बोल रहे हो तो कितने मेंबर, कितने कार्बन की चेन होती है? 5 कार्बन। क्लियर है? और क्या होता है? ये फॉस्फेट ग्रुप होता है। यहाँ तक कोई डाउट है? क्या याद रखोगे? डीएनए इज अ सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड के कितने पार्ट? 3। कौन कौन से? नाइट्रोजनस बेस, पेंटोस शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप। नाइट्रोजनस बेस 2 टाइप, प्यूरिन एंड पायरिमिडिन। प्यूरिन कौन कौन सी? एडेनाइन एंड ग्वानाइन। पायरिमिडिन थायामीन एंड पेंटोस शुगर कौन सी? राइबोस शुगर। और साथ में फॉस्फेट ग्रुप। क्लियर है? डन? नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। यहाँ तक क्या देख लिया था हमने? डीएनए में, मतलब एक्चुअली डीएनए क्या, एक न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या होता है? नाइट्रोजनस बेस होता है, पेंटोस शुगर होती है और फॉस्फेट ग्रुप होता है। ये है डीएनए का स्ट्रक्चर। वैटसन एंड क्रिक ने डीएनए का स्ट्रक्चर मेन किसने डिफाइन किया था? वैटसन एंड क्रिक ने। उन्होंने क्या बोला था? डीएनए कैसा होता है? सबसे पहला एंटी पैरेलल होता है। क्या होता है? एंटी पैरेलल। उसके अलावा क्या बोला था? डबल हेलिक्स है। कैसा होता है? डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है। दिख रहा है क्या डबल हेलिक्स? 2 हेलिक्स है, ऐसे लूप। हेलिक्स मतलब लूप्स में बना हुआ, ठीक है। और कैसे लूप है? 2
दो स्ट्रैंड है, दिख रहा है, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है। और कैसा है, एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल मतलब एक एंड अगर फिफ्थ एंड से शुरू हुआ तो एंड होगा थर्ड एंड पे, और थर्ड एंड से शुरू होगा तो इस तरीके से। क्लियर हो रहा है? तो एंटी पैरेलल होते हैं। डन। देखो यहाँ पे जैसे कि अगर हम बात करें, अगर ये फिफ्थ एंड है तो ये थर्ड एंड हो जाएगा, और ये थर्ड एंड है तो फिफ्थ एंड हो जाएगा। क्लियर हो रहा है? ये कैसे होते हैं, एंटी पैरेलल होते हैं। उनके जो लूप्स होते हैं वो कैसे होते हैं, एंटी पैरेलल होंगे। डन। यहाँ तक कोई डाउट? देखो हम ये एंटी पैरेलल कैसे होते हैं, हमने अभी स्ट्रक्चर देखा था, याद रखो। ये जो ये दिख रहा है ना, ये पूरा का पूरा इसका जो ये बैकबोन जो दिख रही है ग्रीन सॉरी ब्लू कलर की, ये जो बैकबोन होती है, बैकबोन बनी हुई होती है इसकी फॉस्फेट प्लस शुगर। बैकबोन कैसे बनी हुई होती है, फॉस्फेट एंड शुगर। क्लियर है? और ये जो मिडल में दिख रही है उसकी स्टेयर्स टाइप में क्या दिख रही है, अपस्टेयर्स स्टेयर्स जो है उसका वाला किससे बना हुआ है, नाइट्रोजिनस बेसिस से। कैसे, नाइट्रोजिनस बेसिस। क्लियर है? बैकबोन का एक है फॉस्फेट प्लस शुगर अल्टरनेट में। क्लियर है? और स्टेयर्स ये जो है वो कैसे बनी हुई है, नाइट्रोजिनस बेसिस। अब सबसे पहली चीज आते हैं एंटी पैरेलल के में। देखो मैंने क्या बोला था, यहाँ पे कौन सी शुगर है, पेंटोस शुगर है, इस तरीके की 1 2 3 4 5 है। इसके एक एंड पे ग्रुप अटैच होता है PO4 फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है। और उसके एक एंड पे अटैच होता है क्या बचा, शुगर, नाइट्रोजनस बेस, नाइट्रोजिनस बेस। क्लियर है? इस तरीके से ये एक न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर होता है। क्लियर है? तो ऐसे न्यूक्लियोटाइड की क्या होते जाएगी, पूरी की पूरी पेयरिंग होगी। देखो यहाँ पे हम शॉर्टकट में बनाते हैं, एक बार देखो कैसा होगा। इस तरीके से रहेगा, पेंटोस शुगर रहेगी, हम पहले नाइट्रोजनस बेस बना रहे एक स्ट्रैंड के लिए, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे ये समझ लेना, ये नाइट्रोजनस बेस है, और इधर जो ये राउंड वाला स्ट्रक्चर है वो कैसा है, फॉस्फेट ग्रुप है। क्लियर? इधर देखो 1 2 3 4, ये 5 फिफ्थ एंड से क्या अटैच है, फॉस्फेट ग्रुप। और यहाँ पे देखो 1 2 3, ये थर्ड से फॉस्फेट ग्रुप यहाँ पे अटैच हो रहा है। क्लियर हो रहा है? तो ये इस तरीके का एक एंड, देखो 1 2 3 4 5, यहाँ पे कौन सा एंड खाली है, फिफ्थ एंड खाली है। और यहाँ पे आओ नीचे जो सबसे लास्ट में लूप एंड होगा 1 2 3, यहाँ पे कौन सा एंड खाली है, थर्ड एंड। तो एंड कहाँ पे होगा, फिफ्थ टू थर्ड एंड, डिपेंड ऑन फॉस्फेट ग्रुप की पेयरिंग पे कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे कौन सा एंड खाली है, फिफ्थ एंड, और यहाँ थर्ड एंड। तो यहाँ पे उल्टा बनेगा तो किस तरीके से रहेगा, इस तरीके से ही हमारी बेस हो जाएगी। यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप रहेगा, और यहाँ पे हमारा नाइट्रोजन बेस। सेम पहले बना लेते हैं, ठीक है।
क्योंकि एंटी पैरेलल है तो उल्टा ही बनाना पड़ेगा। इस तरीके से अटैच होगा। यहाँ पे कौन सा एंड खाली हुआ? थर्ड, 1 2 3 4 5। यहाँ पे कौन सा एंड खाली हुआ? 5th एंड। और यहाँ पे खाली चाहिए कुछ। बनाया ही नहीं। फॉस्फेट एक और बना देती हूँ, फॉस्फेट अटैच नहीं करना पड़ेगा। ये एंड कौन सा खाली है? थर्ड एंड। देखना 1 2 3, ये कौन सा एंड खाली है? थर्ड एंड। तो यहाँ पे एंटी पैरेलल कहाँ से होगा? थर्ड टू फिफ्थ। क्लियर हो रहा है? यहाँ पे देखो 1 हम अटैच कहाँ से कर रहे हैं? यहाँ से ना 1 2 3 4 5। यहाँ पे 5th एंड खाली है फॉस्फेट के लिए, तो 5th एंड होगा। और यहाँ पे 1 2, जहां से फॉस्फेट ग्रुप अटैच है वहां से आप नंबरिंग करो। 1 2, थर्ड एंड यहाँ खाली, यहाँ पे कोई फॉस्फेट ग्रुप है क्या? एब्सेंट है, तो ये फिर 5th टू थर्ड एंड हो जाएगा। वही एंटी पैरेलल है तो देखो यहाँ पे यही से फॉस्फेट ग्रुप से ही, सॉरी न्यूक्लियोटाइड से ही करोगे। 1 2 3, थर्ड एंड खाली है। और यहाँ पे 1 2 3 4 5, इसलिए क्या हो जाता है? एंटी पैरेलल। ये क्या याद रखोगे? ये जो फॉस्फेट ग्रुप और शुगर की जो है इससे क्या बनी हुई है? बैकबोन बनी है। और नाइट्रोजन बेसिस इससे इस तरीके से पेयरिंग करके ये जो रहेंगे, पेयरिंग करके बीच में ये स्टेयर्स बनाएंगे। क्लियर हो रहा है क्या? अब ये स्टेयर्स में भी इन दोनों को हेल्प करने के लिए, दोनों नाइट्रोजन बेसिस जो है, एडेनाइन हो चाहे थायमिन हो, इनको पेयरिंग करने के लिए बीच में क्या रहता है? हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या रहता है? हाइड्रोजन बॉन्ड रहता है। अब सीधी सी एक बात है, डिपेंड करेगा, अगर एडेनाइन है तो एडेनाइन डबल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ में थायमिन के साथ में पेयरिंग करता है। ये कौन सा है? प्यूरिन है। और ये पाइरिमिडिन है। और ग्वानाइन 3 हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ साइटोसाइनाइन के साथ मिलेगा। हमेशा याद रखना पूरे के पूरे डीएनए में प्यूरिन इक्वल्स टू पाइरिमिडिन। प्यूरिन और पाइरिमिडिन का जो रेशियो होता है वो कैसा होता है? इक्वल होता है। मतलब 1:1 के रेशियो में, जितनी प्यूरिन उतनी पाइरिमिडिन। क्लियर है? अब यहाँ पे स्ट्रक्चर क्या, 5th टू थर्ड एंड कैसे आया वो क्लियर है? अब यहाँ पे देखो एंटी पैरेलल थे, बैकबोन फॉस्फेट शुगर से, स्टेयर्स नाइट्रोजन बेस से। और वो भी स्टेयर्स जो में नाइट्रोजन बेस कौन कौन सी थी? एडेनाइन का पेयरिंग थायमिन के साथ, ग्वानाइन का साइटोसाइनाइन के साथ। अब ये देखो, ये जो एक बेस पेयर होती है, यहाँ दिख रहा है ना, ये डिस्टेंस, एक दो जो बेस पेयर है उनके बीच का डिस्टेंस कितना होता है? 3.4 एंगस्ट्रॉम का। कितने का? मतलब 0.34 नैनोमीटर। क्लियर है? 0.34 नैनोमीटर का। तो अगर हमें 10 बेस पेयर, अब 10 बेस पेयर कहाँ से शुरू होगी? देखो ये जो एक लूप एंड होता है ना, यहाँ से लेकर जो यहाँ तक का जो लूप रहेगा, ये पूरा जो लूप जो एंड होता है, ये जो लूप जो एंड होता है, ये पूरे लूप में कितनी बेस पेयर होती है? 10 बेस पेयर होती है। कितनी? जो एक पूरी तरीके से लूप जो कवर करेगा, देखो यहाँ तक। जैसे अगर हम पूरा लूप यहाँ वाला देख लेते हैं, यहाँ से ये लूप यहाँ तक एंड होगा पूरा, ये पूरा एक लूप है, ये दिख रहा है क्या? ये दिस वन, ठीक है, ये पूरा एक लूप हुआ। यहाँ से जो यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, यहाँ पे कितने बेस पेयर होते हैं? 10 बेस पेयर। कितने? 1 लूप में, ठीक है। और अगर 10 बेस पेयर का एक लूप का अगर हमें डिस्टेंस चाहिए तो क्या हो जाएगा? 0.34 नैनोमीटर मल्टीप्लाइड बाय 10 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 3.4 नैनोमीटर। मतलब क्या बोल सकते हैं? 34 एंगस्ट्रॉम। क्लियर है? ये याद रहेगा। अब देखो यहाँ पे अगर हम ग्रुप की बात करें, ये दिख रहा है, ये स्मॉल, यहाँ पे जो
लूप में जो एंड अटैच हुए, यहाँ पे कैसा ग्रुप फॉर्म हुआ है, माइनर ग्रुप, और ये डिस्टेंस यहाँ पे ज्यादा है ना, ये कौन सा ग्रुप है, मेजर ग्रुप। अब यहाँ पे देखो, इसका जो डायमीटर होता है वो कितने का होता है, 2 नैनोमीटर का। कितने का, 2 2 नैनोमीटर का इसका क्या होता है, डायमीटर होता है। क्लियर है, डन। यहाँ पे आपका पूरा ये वैटसन क्रिक ने जो मॉडल दिया था वो ये था, क्या था, 1 बेस पेयर का डिस्टेंस 3.4 एंगस्ट्रॉम, 0.34 नैनोमीटर, और 10 बेस पेयर मतलब ये पूरा जो लूप फॉर्म हुआ है उसका कितना, 3.4 नैनोमीटर या फिर 34 एंगस्ट्रॉम। डायमीटर कितना, 2 नैनोमीटर। और क्या क्या होता है, ये माइनर ग्रुप, ये मेजर ग्रुप। बैकबोन किससे बनी हुई है, फॉस्फेट प्लस शुगर से, और स्टेयर्स जो बनी हुई है वो किससे बनी हुई है, नाइट्रोजन बेसेस से। नाइट्रोजन बेस कौन कौन सी है, प्यूरिन और पायरिमिडिन। एडेनाइन थाइमाइन के साथ में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ में पेयर होता है। जैसे समझो यहाँ पे अगर ये एडेनाइन है और ये ग्वानाइन है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड क्या रहेगा, बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ में अटैच, ग्वानाइन बना दी। थायामीन है, क्लियर है। अगर यहाँ पे समझो साइटोसाइनाइन है तो ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ में ग्वानाइन के साथ में रहेगा। तो इस तरीके से ये पूरे के पूरे क्या रहेंगे, इनके अंदर में पेयरिंग रहेगी। क्लियर है, पक्का। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, डीएनए पैकेजिंग। किस पे, डीएनए पैकेजिंग। देखो डीएनए पैकेजिंग की जरूरत क्यों, अगर हम मैमिलियन की बात करें, ह्यूमन का अगर डीएनए की बात करें तो उसका जो साइज है, उसका जो लेंथ होती है वो होती है 2.2 मीटर। कितनी, 2.2 मीटर। अब मुझे एक बात बताओ, न्यूक्लियस का साइज 10⁻⁻⁶ मीटर का, 10⁻⁻⁶ मीटर का। अब मुझे एक बात बताओ, इतना छोटा साइज और उसमें 2.2 मीटर का डीएनए लाना है। साइज का साइज, सेल का साइज छोटा सा और डीएनए 2 मीटर, इतना साइज कैसे आएगा, इतना बड़ा साइज न्यूक्लियस के अंदर में कैसे आएगा। क्योंकि अगर ह्यूमन सेल की बात करें तो किस में होता है, ये सेल है, सेल के न्यूक्लियस में क्या होता है, डीएनए होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है। तो इसको क्या करना पड़ेगा, इस डीएनए को कंडेंस करना पड़ेगा, ठीक है। कंडेंस करके इसको सुपर कॉइलिंग करके क्या करना पड़ेगा, इस न्यूक्लियस के अंदर में फिट करना पड़ेगा। क्लियर है। तो सेम अगर हम बात करें, अगर ये मैमिलियन की बात है तो वैसे ही सेम किसकी होगी, मैमिलियन क्या है, यूकैरियोटिक सेल है। हमें सबसे पहले क्या देखना है, पैकेजिंग इन यूकैरियोटिक सेल, सॉरी प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल में क्या देखना है, पैकेजिंग। अगर प्रोकैरियोटिक बात करें हम, चलो इस्चेरिया कोलाई, ई कोलाई की बात करते हैं। किसकी, ई कोलाई। ई कोलाई का जो मिनिमम साइज होता है 3 to 4 म्यू का, ठीक है, इतना साइज होता है। और अगर हम बात करें प्रोकैरियोटिक सेल की, तो प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है क्या, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं, न्यूक्लियस में तो जो डीएनए होता है वो ऐसे ही सर्कुलर फॉर्म में ऐसे सस्पेंडेड होता है। अगर हम बात करें इसमें, अगर डीएनए की, इनका डीएनए सर्कुलर होता है। और अगर पेरीमीटर की बात करें तो पेरीमीटर होता है 1100 म्यू। साइज कितना है, 2 to 3 म्यू। और पेरीमीटर कितना है इसका, डीएनए का 1100 म्यू। इतने को इसमें कंडेंस करके फिट करना है। क्लियर हो रहा है, मतलब साइज बहुत ज्यादा है और इसका ये देखो, क्लियर हो रहा है। तो सबसे पहले इनमें कैसे हो जाता है, देखो अगर ये सर्कुलर फॉर्म में आता है, अगर ये सर्कुलर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, सर्कुलर में आ जाता है, अगर पेरीमीटर इस तरीके से बात करें और अगर ये सर्कुलर में कन्वर्ट हो जाता है तो सर्कुलर में इसका साइज कितना हो जाता है, 350 म्यू तक रिड्यूस्ड हो जाता है। अब याद रखना, डीएनए कैसा मॉलिक्यूल है, डीएनए नेगेटिव चार्ज मॉलिक्यूल है। डीएनए कैसा है, डीएनए नेगेटिवली चार्ज होता है, एसिडिक होता है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है।
ठीक है, नेगेटिवली चार्ज होता है। और नेगेटिवली चार्ज अगर उसको और ज्यादा कंडेंस करने के लिए वो क्या करेगा, रिपल्शन शो करेगा। तो उस कंडीशन में इसमें क्या किया जाता है, कुछ प्रोटीन ऐड किए जाते हैं। क्या ऐड किए जाते हैं, प्रोटीन, जिसका नाम है हिस्टोन प्रोटीन। क्या दिया जाता है, हिस्टोन प्रोटीन। कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज। पॉजिटिवली चार्ज अगर हम नेगेटिव चार्ज में डालेंगे तो न्यूट्रल हो जाएगा। तो अब इजीली इसको कंडेंस कर सकते हैं। तो क्या होगा, जैसे ही इसमें ये सर्कुलर डीएनए में अगर हम हिस्टोन प्रोटीन को ऐड करें तो ये क्या कन्वर्ट करेगा, ये जो सर्कुलर अनफोल्डेड जो क्रोमोसोम है 350 म्यू का, फोल्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। कितने, 40 to 50 लूप्स में कन्वर्ट करेगा। और इसका साइज कितने तक रिड्यूस हो जाएगा, 30 म्यू तक। और इनको कनेक्ट करने के लिए, यहाँ पे जो लूप्स को कनेक्ट करने के लिए क्या यूज किया है हमने, आरएनए कनेक्टर्स यूज किए। क्या यूज किए, आरएनए कनेक्टर्स यूज किए। क्लियर है। अब इसको अगर हम सुपर कॉइल करते हैं, ये जो लूप बने हैं ना, इसको और अगर सुपर कॉइल करेंगे तो इस तरीके से बनेगा। और ये सुपर कॉइल होने के बाद ही कितने म्यू में आ जाता है, 2 म्यू। अब ये 2 म्यू का जो है, हम ये 2 to 3 म्यू के जो सेल है इसके अंदर में फिट कर सकते हैं ना। क्लियर हो रहा है। तो ये क्या की है, डीएनए की पैकिंग। उसके लिए भी हम यूज करते हैं, सुपर कॉइलिंग के लिए हम यहाँ पे डीएनए गायरेज का यूज कर सकते हैं, डीएनए टोपियो आइसोमरेज 1 का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, टोपियो आइसोमरेज 1 का यूज करते हैं। किस लिए, सुपर कॉइलिंग के लिए। क्लियर हो रहा है। ये एंजाइम्स है, किसके साथ यूज करेंगे हम, विद द हेल्प ऑफ हिस्टोन प्रोटीन के साथ में, और ज्यादा इसको क्या करने के लिए, सुपर कॉइल करने के लिए। क्लियर है। हिस्टोन प्रोटीन इस तरीके से क्या करता है, इनको अपने तरफ में ऐसे बाइंड करवाता है। क्लियर है। अपने आजू बाजू में फोल्ड करके इसको क्या करता है, सुपर कॉइलिंग में हेल्प करता है। फॉर एग्जाम्पल ये है, तो इस तरीके से इसके ऊपर में जो डीएनए है ना, इस तरीके से कॉइलिंग होते रहेगा। तो ये और ज्यादा कॉइल्ड, मतलब ये पूरा प्रोटीन मॉलिक्यूल है, ये डीएनए आएगा और इस तरीके से कॉइल हुआ, तो साइज तो रिड्यूस होगा ना। तो इस तरीके से हिस्टोन प्रोटीन से बाइंडिंग करता है। और हिस्टोन प्रोटीन का यूज क्यों है, ये कंडेंस होने नहीं देता, इस वजह से नेगेटिवली चार्ज होने के कारण। नेगेटिव चार्ज है तो रिपल्शन शो करेगा, नेगेटिव मॉलिक्यूल आएंगे तो रिपल्ड होगा ना, रिपेल्ड होगा। तो इसीलिए इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हिस्टोन, पॉजिटिव हिस्टोन प्रोटीन डालते हैं ताकि ये न्यूट्रल हो जाए और कंडेंसेशन में हेल्प करे। और फिर उसका इतना बड़ा, मतलब अगर हम बात करें 1100 म्यू वाला जो डीएनए है, हम उसको 2 म्यू में कन्वर्ट करके किसके अंदर फिट कर दे, ये छोटी सी सेल के अंदर में। क्लियर है। डन है प्रोकैरियोट्स का, पक्का। अब क्या लिखना है, पैकिंग इन यूकैरियोटिक सेल में, यूकैरियोट्स में। अब यूकैरियोटिक सेल का तो पता ही है हमें क्या होता है। यूकैरियोटिक सेल जो होती है प्रॉपर, इसके पास में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। क्लियर है। प्रॉपर ऑर्गेनेल्स होते हैं। क्लियर है ना, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होते हैं मोस्टली किसके पास में, यूकैरियोटिक सेल के पास में। अगर हम अभी हमने कुछ देर पहले बोला था 10⁻⁻⁶ का इसका न्यूक्लियस है, और 2.2 अगर मैमल्स की बात करें तो मीटर है। तो इसको अगर हमें 2 मीटर का जो डीएनए है उसको अगर हमें फिक्स करना है उतने छोटे न्यूक्लियस में, तो हमें कंडेंस करना पड़ेगा। ठीक है। तो उसको कंडेंस करने के लिए जो है ना कि न्यूक्लियस, सॉरी, डीएनए का स्ट्रक्चर जो है कंडेंस है। और कंडेंस किसके वजह से है, 2 प्रोटीन दिए उन्होंने, कौन है, हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन। ठीक है। इसके बारे में किसने एक्सप्लेन किया, कॉर्नबर्ग ने 1974 में। इसमें कॉर्नबर्ग, कब, 1974 में। क्लियर है कि जो डीएनए का जो कंडेंस स्ट्रक्चर है उसके आजू बाजू में वो जो कंडेंस स्ट्रक्चर किसकी वजह से है, दोनों प्रोटीन के बारे में, हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन के बारे में। क्लियर है। अब सिंपली अगर हम बात करें, देखो जो डीएनए को बाइंड करने के लिए जो हिस्टोन प्रोटीन यूज होता है, हिस्टोन प्रोटीन जो होता है वो कैसे है, ऑक्टामर के फॉर्म में, इस तरीके से। ये 3 4 है ना, इसी के पास में एक बैक साइड में भी, और नीचे पकड़ लो, इसके बैक साइड में एक एक मॉलिक्यूल रहेगा इस तरीके से। यहाँ पे
मैं बना नहीं पा रही पर समझ लो 4 ऐसे और 4 क्लियर है, ऐसे 4 हिस्टोन ऑक्टामर के फॉर्म में होता है। हिस्टोन प्रोटीन कैसा होता है? ऑक्टामर हिस्टोन के फॉर्म में होता है, क्लियर है। और ये कौन कौन से हैं? H1, H2A, H2B, H3 और H4। पर ये किस कैसे 2 पेयर में होंगे। अपर 4 तो नीचे भी तो 4 होंगे ना, ये भी तो H1 ही होगा, ये वाला, ये दिख रही है, ये जो लाइन दिख रही है ये H1 प्रोटीन की है और ये क्या है हमारा? डीएनए, क्लियर है। अब देखो इसमें जो हिस्टोन प्रोटीन जो अमाइनो एसिड से बना होता है वो अमाइनो एसिड्स होते हैं आर्जिनिन एंड लाइसिन, आर्जिनिन एंड लाइसिन। ये पॉजिटिवली चार्ज अमाइनो एसिड है क्योंकि हिस्टोन कैसा है? पॉजिटिवली चार्ज है, तो उसके लिए पॉजिटिव बनाने के लिए कौन है? आर्जिनिन एंड लाइसिन। अगर हम हिस्टोन का अगर स्ट्रक्चर देखते तो हिस्टोन में क्या है? हिस्टोन प्लस प्रोटामीन, हिस्टोन प्लस प्रोटामीन, क्लियर है। ये दोनों से ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर। अब देखो ये जो 4 ऑक्टामर हिस्टोन प्रोटीन जो ऑक्टामर के फॉर्म में होता है, तो ऑक्टा मतलब 8 मॉलिक्यूल के फॉर्म में होता है, उस पर डीएनए इस तरीके से आता है, दिख रहा है। एक ही हम एक बात करें, यहाँ से कॉइलिंग हुआ, कॉइलिंग करके ये डीएनए आ रहा है, ठीक है। ये डीएनए ऐसा कॉइल होगा और एक ये जो स्ट्रक्चर बनता है उसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोसोम। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोसोम। और न्यूक्लियोसोम को वो पूरी तरीके से टर्न आउट नहीं करता है, ओनली कितना टर्न आउट करता है? 1, 3, 4 टर्न, मतलब पूरा टोटल 2 टर्न भी नहीं, सिर्फ 1.5 समथिंग कुछ का 175 का टर्न करेगा क्या? डीएनए हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर, क्लियर है। इसमें कितने बेस पेयर को कवर करता है? 200 बेस पेयर। कितने? 200। मतलब वो एक टर्निंग, वो जो पूरी टर्निंग होती है एक हिस्टोन प्रोटीन पे, हिस्टोन के पूरे ये ऑक्टामर हिस्टोन के प्रोटीन पे, तो कितने बेस पेयर आते हैं? 200 बेस पेयर। अब देखो ऐसे ही न्यूक्लियोसोम कंबाइन होंगे, ये तो एक हिस्टोन प्रोटीन, दूसरा हिस्टोन प्रोटीन आएगा एक और इस तरीके से तो कंडेंस होते रहेगा, तो ये इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाएगा। ये जो एक जो बीड्स दिख रही है ना, समझो वो एक न्यूक्लियोसोम है, ये एक न्यूक्लियोसोम। और न्यूक्लियोसोम ऐसे अटैच होंगे स्ट्रिंग में और क्या बनाएंगे? क्रोमैटिन बनाएंगे। क्या बनाएंगे? क्रोमैटिन। क्लियर हो रहा है। अब ये जो क्रोमैटिन है और ज्यादा कंडेंस होंगे, क्रोमैटिन्स और कंडेंस्ड होंगे और क्या बनाएंगे? सोलोनाइड बनाएंगे। क्या बनाएंगे? सोलोनाइड। ये दिख रहा है सोलोनाइड। सोलोनाइड कंडेंस होके देखो 30 nm तक आ गया और कंडेंस होके क्या बनाएगा? क्रोमैटिन फाइबर। और ये क्रोमैटिन फाइबर हमको कंडेंस स्ट्रक्चर मेटाफेज में शो होता है, याद है? मेटाफेज में प्रॉपर विजिबल ऑफ क्रोमोसोम मेटाफेज में होते हैं क्रोमैटिन फाइबर के फॉर्म में, तो ये कब दिखेगा हमें? मेटाफेज में। इतना क्लियर है क्या? देखो जो पार्ट ये देखो ये हाईली कंडेंस होते जा रहा है, क्लियर है। ये हाईली कंडेंस होके ये हिस्टोन प्रोटीन है, क्लियर है। आधा पार्ट जो हिस्टोन प्रोटीन से कवर रहता है और इन दोनों हिस्टोन प्रोटीन के बीच में जो नॉन कवर डीएनए पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? लिंकर डीएनए। देखो हिस्टोन प्रोटीन से जितना पार्ट रहेगा वो तो हमारा क्या है? न्यूक्लियोसोम का पार्ट है। ये दो न्यूक्लियोसोम को कनेक्ट करने के लिए थोड़ा डीएनए तो रहेगा ना, तो डीएनए को क्या बोलेंगे? लिंकर डीएनए। लिंकर पार्ट नहीं, लिंकर डीएनए। ये क्लियर हुआ क्या? तो इस तरीके से पूरा का पूरा जो 2.2 मीटर का जो डीएनए है कंडेंस इन द फॉर्म ऑफ सोलोनाइड क्रोमैटिन फाइबर के फॉर्म में कहां पे स्टोर हो जाएगा? न्यूक्लियस में। क्लियर हुआ? पक्का? देखो मेटाफेज में हमें प्रॉपर विजिबल होते हैं क्या? क्रोमोसोम। अगर हम बात करें इसकी और हाईली क्रोमैटिन फाइबर को और हाईली कंडेंस करना है तो एक और प्रोटीन की जरूरत होती है, वो होती है नॉन हिस्टोन प्रोटीन। क्लियर है? ये एडिशनली क्यों यूज होता है? हाईली कंडेंसेशन ऑफ क्रोमैटिन फाइबर को अगर और ज्यादा हाईली कंडेंस करना है तब इसका यूज होगा, किसका? नॉन हिस्टोन प्रोटीन का। अब देखो एक चीज बताना भूल गई थी, देखो ये जब ये टर्न लेता है तो ये जब पूरा टर्न लेता है मतलब कितना टर्न लेता है? 1/3/4 टर्न लेता है,
एक हिस्टोन प्रोटीन पे जो डीएनए, तब कितने बेस पेयर यूज होते हैं? 146 बेस पेयर यूज होते हैं, ठीक है। और बाकी जो बचे हुए होते हैं वो कहाँ पे जाएंगे? लिंकेज में जाएंगे। 40 to 60 जो बेस पेयर्स है वो कहाँ पे जाएंगे? लिंकर डीएनए के पास कितने जाएंगे? तो इसीलिए हमने अभी बोला था ना, कितने बेस पेयर यूज हो जाते हैं एक टर्न में? 200 बेस पेयर। 200 बेस पेयर में से 146 टर्न में चले जाएंगे, बाकी बचे हुए लिंकर डीएनए में चले जाएंगे। क्लियर है? क्लियर है? हिस्टोन प्रोटीन को हाईली कंडेंस करने के लिए, हायर लेवल ऑफ कंडेंसेशन और हायर लेवल ऑफ पैकिंग के लिए किसका? क्रोमैटिन फाइबर का। किसके यूज करते हैं? नॉन हिस्टोन प्रोटीन का। क्रोमैटिन के दो टाइप है, कौन कौन से? हेटेरोक्रोमैटिन एंड यूक्रोमैटिन। इधर सुनो, हमेशा हमने यूकैरियोटिक यूज करते हैं। यू को हमेशा हम क्या बोलते हैं? ट्रू। तो यहाँ पे भी यू का मतलब क्या होगा? ट्रू। कैरियोटिक मतलब न्यूक्लियस होता है ना, ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे क्या होता है? ट्रू क्रोमैटिन। मतलब ट्रू क्रोमैटिन क्यों बोला गया है पहले समझते। ट्रू क्रोमैटिन जो होता है ये सॉरी यू क्रोमैटिन जो होते हैं वो लाइटली पैक्ड होते हैं। कैसे होते हैं? लाइटली पैक्ड होते हैं, पर ट्रांसक्रिप्शनली अगर हम बात करें एक्टिव होते हैं। मीन्स व्हाट इज इन बाय ट्रांसक्रिप्शन? फॉर्मेशन ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए। डीएनए से जो आरएनए मतलब सबसे पहला मैसेंजर आरएनए का जो फॉर्मेशन होता है, एमआरएनए का जो फॉर्मेशन होता है, वही क्या है? हमारा ट्रांसक्रिप्शन है। मतलब फॉर्मेशन ऑफ आरएनए ही क्या है? ट्रांसक्रिप्शन। मतलब ये जो टाइप है यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन होता है। इट मीन्स सबसे ज्यादा जो जीन है हमारे, जो कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल जो जीन है वो वहां पे प्रेजेंट होंगे यूक्रोमैटिन में। फॉर एग्जांपल देखो, अगर मैंने इस तरीके से क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर बनाया, ये कुछ पार्ट बना रही थी, तो इस जगह पे जो ये डॉटेड पार्ट दिख रहा है ये कौन सा पार्ट है? सिर्फ यूक्रोमैटिन का। बाकी कौन सा है? हेटेरोक्रोमैटिन का। हेटेरोक्रोमैटिन कैसे होते हैं? हाईली पैक्ड होंगे। कैसे होते हैं? हाईली पैक्ड होते हैं। और ट्रांसक्रिप्शनली कैसे होते हैं? इनएक्टिव होते हैं। वहां पे कोई ट्रांसक्रिप्शन होती, कोई यूज नहीं है उनका, बस वो ऐसे ही प्रेजेंट है। यूकैरियोटिक में अगर हम बात करें, यूकैरियोटिक अगर क्रोमोसोम में यूकैरियोटिक सेल है तो यूक्रोमैटिन सिर्फ कितना प्रेजेंट होता है? 2 to 3%। 97 to 98% क्या होता है? हेटेरोक्रोमैटिन। मतलब जो काम का नहीं है वो ज्यादा प्रेजेंट है, और जो काम का है वो कितना प्रतिशत है? सिर्फ 2 to 3%। क्लियर हो रहा है? तो यूक्रोमैटिन ही किस लिए रिस्पॉन्सिबल है? ट्रांसक्रिप्शन के लिए। तो मतलब यूक्रोमैटिन में क्या प्रेजेंट होंगे? जीन प्रेजेंट होंगे जो हमारे कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जैसे कि ये क्रोमोसोम है, तो ये जो पार्ट दिख रहा है ना, ये क्या है? हमारे जीन का पार्ट है। मतलब ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव। इसी का तो जीन की कॉपी करके आरएनए बनेगा, तभी तो उस टाइप ऑफ प्रोटीन बनेगा। क्लियर हो रहा है? तो यूक्रोमैटिन का जो पार्ट, हम सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं? सॉरी, यूकैरियोटिक सेल में यूक्रोमैटिन का जो पार्ट है वो कितना होता है? कम होता है हेटेरोक्रोमैटिन। पर वही अगर प्रोकैरियोटिक सेल की बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल में सबसे ज्यादा कौन होते हैं? यूक्रोमैटिन। वो फालतू काम हम नहीं करते कि हमें एक्स्ट्रा पार्ट भी आने दो, नहीं, हमें सबसे ज्यादा पार्ट क्या जो काम का है वो लो, क्योंकि ऑलरेडी सेल का साइज बहुत ज्यादा छोटा होता है और ज्यादा, तो ये सीधा वो सिर्फ काम का जो पार्ट है वो आने दो। हमारे जो काम का नहीं उसका परसेंट जो होता है उसमें कैसा होता है? रिड्यूस्ड फॉर्म में। तो मोस्टली क्या प्रेजेंट होता है उसमें? यूक्रोमैटिन। किसमें? प्रोकैरियोटिक सेल में। और यूकैरियोटिक सेल में ज्यादा पार्ट किसका प्रेजेंट होता है? हेटेरोक्रोमैटिन का। क्लियर है? और हेटेरोक्रोमैटिन कैसा है? हाईली पैक्ड है, बहुत ज्यादा कंटेंट्स वाला है। और यूक्रोमैटिन लाइटली पैक्ड है। क्लियर है? डन है? यहाँ पे हमारा पूरा डीएनए पैकेजिंग किसका? प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स का डन होता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा डीएनए रेप्लिकेशन, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।